जून 2012 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 1 में था आपके पास थीन हैज़ अ रिटेल बिजनेस, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल ईयर एंड आपका हो रहा है 31 मार्च 2012। आपके पास कैलकुलेटर एक हाथ में रखना, अगर हो तो आपके पास, तो प्लस माइनस की वैल्यू बता देना आपके पास। सबसे पहले यहाँ पर देखें एडजस्टमेंट्स, ये ऊपर एक डब्बा बना हुआ दिया हुआ है, डब्बे के बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपने क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट्स बन जाएंगी तो आप इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और एसओएफपी भी बना सकते हैं। सारा गेम फॉर्मेट पे, फॉर्मेट ऑलरेडी मैं आपको बनवा चुका हूँ। सबसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या लिखी हुई है, इन्वेंट्री लिखी हुई है। यहाँ जो ऊपर जो दी हुई होती है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। आप क्या चाहते हो, पहले एडजस्टमेंट बना दूँ या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ 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 करवा दूँ? एडजस्टमेंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स की अगर बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या होगी, एडजस्टमेंट्स अगर आपने 2-3 क्वेश्चंस की बना ली तो आप सारे क्वेश्चंस खुद कर लोगे। जिस तरह का भी सोल ट्रेडर का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या दी हुई है, इन्वेंट्री रिलेटेड दी हुई है, जो कि कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3870, जो कि इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के एरिया में जाएगी। और सेकंड इम्पैक्ट इसका कहाँ होगा, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल वाले यानी इक्विटी वाले सेक्शन में चली जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट पहली वाली क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। इसमें और कुछ भी नहीं करना। सेकंड एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो सेकंड एडजस्टमेंट आपके पास क्या लिखी हुई है, यहाँ देख लीजिएगा, थीन टुक स्टॉक फॉर हिज ओन यूज़। थीन मतलब मालिक है, उसने स्टॉक अपनी ज़ात के लिए निकाला है, ओन यूज़ के लिए निकाला है। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, स्टॉक की बात हो रही है तो इसका मतलब परचेजेस मतलब गुड्स, और दूसरा क्या है, ओन यूज़ के लिए निकाला है तो यू कैन राइट ड्राइंग्स। ओके, परचेजेस की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर परचेजेस कितनी दी हुई है बेटा, 18,240 परचेजेस दी हुई हैं और ड्राइंग्स आपके पास कितनी दी हुई हैं, 8,500। तो यहाँ पर क्या हो गया, 18,240 हो गया और ये कितना हो गया, 18,500। तो उन्होंने बोला था थीन टुक मतलब निकाला है, कहाँ से निकाला है, स्टॉक में से निकाला है। तो यहाँ से क्या कर दूंगा, 450 माइनस कर दूंगा। आंसर आया कितना आएगा बता सकते हैं, 18,240 माइनस 450, 18,240 माइनस 450, आंसर बता सकते हैं कितना आएगा, 17790। तो इसका मतलब अब जो परचेजेस की वैल्यू है एडजस्ट होने के बाद ये आ गई है, जो कि इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के एरिया में चली जाएंगी परचेजेस के नाम से, और मैंने इसको यहाँ पर फाइनल कलर कर लिया। फिर उसके बाद नीचे जाके देख सकते हैं 8,500 है जिसमें ड्राइंग्स हुई थी, तो प्लस 450 कर दिया। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, टोटल ड्राइंग्स अब कितनी हो गई, 8,950, जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल यानी इक्विटी के पोर्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा। ड्राइंग्स की जो फाइनल वैल्यू होगी वो ये होगी। इज इट ओके? 2 एडजस्टमेंट्स आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। थर्ड एडजस्टमेंट आपके पास क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला हुआ है इक्विपमेंट रनिंग एक्सपेंस 750 वर अक्रूड, यानी इक्विपमेंट रनिंग एक्सपेंस 750 अक्रूड है। अक्रूड मतलब आपने इस्तेमाल कर लिया है मगर पैसे नहीं दिए। तो ऊपर जाके आप देखेंगे, इधर लिखेंगे इक्विपमेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ ऊपर जाके आपको मिल रहा होगा कितना दिया हुआ है, इक्विपमेंट रनिंग एक्सपेंस जो कि है 2650, यानी 22,650 का ऑलरेडी एक्सपेंस कर चुका था। एडजस्टमेंट में पता चला है कि 750 क्या है, अक्रूड है। तो इसका मतलब अक्रूड है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2650 प्लस 750, तो ये कितना हो जाएगा 3,400, जो कि इनकम स्टेटमेंट में क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। और ये जो 750 हैं वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अदर पेएबल्स के नाम से आ जाएंगे। जो कलरिंग वाली वैल्यू है आप वही फिर उसको फाइनल उठाओगे अपने साथ। फिर उस जी बेटा 750 के नीचे बैलेंस शीट लिखा है मेरा बच्चा, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा अदर पेएबल्स के नाम से। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आगे कंटिन्यूएशन के साथ एडजस्टमेंट 3 में इंश्योरेंस 1350 वर प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है पहले पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है मगर इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, इंश्योरेंस लिखोगे। ऊपर जाके देखोगे कि इंश्योरेंस कितना पे किया है, ये रहा इंश्योरेंस कितना था 3,640,
यानी 3,640 का मैं एक्सपेंस कर चुका था। बाद में ख्याल आया कि 1,350 रुपये क्या हैं, प्रीपेड हैं। तो 3,640 माइनस 1,350, तो कि माइनस करने के बाद कितना आ गया 2,290, विच मीन्स कि यार ये इस साल का मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। और ये 1,350 जो है बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के डिपार्टमेंट में यानी सेक्शन में अदर रिसीवेबल्स के नाम से रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये 1,350 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 2,290। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट थी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट ने क्या कहा है और किस तरीके से कहा है वो देख लीजिएगा ज़रा। उन्होंने बोला 6% बैंक लोन वॉज रिसीव ऑन 1 दिसंबर। 6% का कर्जा लिया था तो और उस पर लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 6% बैंक लोन के लिए एडजस्टमेंट क्या करूँगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट क्या होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेड। कर्जा मैंने कितना लिया था, फॉर एग्जांपल 6% बैंक लोन रीपेबल 25,000 रुपये का मैंने क्या किया था, कर्जा लिया था। तो इसका मतलब अब क्या करूँगा, 25,000 का 6% निकालूंगा तो इसका मतलब 25,000 देने हैं। इसके अलावा 25,000 का 6% भी देना है जो कि कितना बनता है बेटा 1,500 बनता है। मगर ये कर्जा कब लिया है आपने, 1 दिसंबर को लिया है। तो 1 दिसंबर से काउंट करना शुरू करो मार्च तक। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये कितने मंथ बनते हैं आपके पास, 5 मंथ बनते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 12। तो ये 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कुछ अजीब सा आ रहा है, एक मिनट। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये बनता है 1,500। और आपने कब लिया है लोन, दिसंबर में लिया है, सॉरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ है आपके पास। तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, नहीं बेटा दिसंबर और आपका ईयर एंड हो रहा है मार्च में। तो दिसंबर से मार्च काउंट करें कितना होता है आपके पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ होता है। तो इंटरेस्ट कितने मंथ का लोगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का इंटरेस्ट होगा। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 12 हो गया। तो ये इंटरेस्ट कितना आया 500 आया, जो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनना था। और चेक कर लो कि सवाल में इंटरेस्ट पे किया है, ये इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो यही इंटरेस्ट बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर पेबल्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हो तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोली हुई है, एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज़ टू बी रिटन ऑफ एज लीज, यानी लीज होल्ड की अप्रोप्रिएट अमाउंट यानी डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो वो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे लीज होल्ड प्रेमिसेस आपके पास कितना दिया हुआ है 50,000 और उसकी लाइफ कितनी है 25 साल। तो यहाँ पर आप लिखोगे लीज होल्ड की मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ जो कि कितनी है 50,000 है और कितने साल की लीज़ है 25 साल की लीज़ है। तो 50,000 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 25 साल से तो एक पर ईयर कितना आ जाएगा 2,000, जो कि कहाँ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब नई डेप्रिसिएशन प्लस पुरानी डेप्रिसिएशन। नई कितनी आई है 2,000, पुरानी सवाल में कितनी गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लीज होल्ड के नाम से 10,000 है। तो नई प्लस पुरानी डेप्रिसिएशन को प्लस कर लो, टोटल कितना आ जाएगा 12,000, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के सेक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा। बेटा पीछे जो बातें कर रहे हैं प्लीज़ ना करें। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ वेरी मेन एडजस्टमेंट, अगेन जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। उन्होंने कहा था आपके पास द परचेज ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, मैंने 10,000 रुपये का इक्विपमेंट खरीदा जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव हो गया था, 5,000 रुपये चेक से दिए हैं और बाकी जो है क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बनाऊँगा इक्विपमेंट और ब्रैकेट में क्या कर दूँगा कॉस्ट कर दूँगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या था बैंक, फिर उसके बाद मेरे पास क्या था ट्रेड पेएबल जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। इक्विपमेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरे पास 54,000 है, लिख दी। बैंक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5,150, लिख दी।
और ट्रेड पेबल की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ट्रेड पेबल की ओरिजिनल वैल्यू 4010। तो एडजस्टमेंट ने क्या बोला था कि एक इक्विपमेंट ख़रीदा है, तो इक्विपमेंट ख़रीदा है तो यहाँ पर क्या कर दूंगा प्लस 10,000। तो अब इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 64,000, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में चला जाएगा। 5,000 रुपये में जब इक्विपमेंट ख़रीदा तो 5,000 रुपये बैंक से दिए थे, माइनस हो गए, तब बैंक कितना बच गया? 150 बच गया, जो कि बैलेंस शीट में करंट एसेट के सेक्शन में चला जाएगा। और 5,000 रुपये लाइबिलिटी यानी उधार पे कर दिए थे, तो 5,000 प्लस कर देंगे तो लाइबिलिटी कितनी हो गई? 9,010 हो गई, जो कि बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब अब इक्विपमेंट की फाइनल वैल्यू 64,000 है, बैंक की फाइनल वैल्यू 150 है और ट्रेड पेबल की फाइनल वैल्यू कितनी है? 9,010 है आपके पास। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल कर रहा हूँ, इस वजह से सर्कल कर रहा हूँ या स्टार बना रहा हूँ ताकि याद रहे। इक्विपमेंट की जो फाइनल वैल्यू थी उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट होगी? बच्चे जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। इक्विपमेंट की क्या निकालने गया हूँ? डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, जो कि अब मेरी कॉस्ट कितनी हो गई है? 64,000 हो गई है। और इसको रेड कलर के स्टार से लिंक कर दिया ताकि आपको याद रहे। और कितने परसेंट बोला हुआ है आपके पास? 20% बोला हुआ है, RBM मेथड बोला हुआ है। तो 64,000 में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन थी। कितनी दी हुई थी? 17,000। 64,000 माइनस 17,000, तो ये कितना हो गया बेटा? 47,000। और कितने परसेंट उन्होंने बोला हुआ है? मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा 9,400 से। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? नई डेप्रिसिएशन प्लस पुरानी। 9,400 नई आई थी, पुरानी कितनी है? 17,000 दी हुई है। दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 26,400, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के सेक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 9,400 को अंडरलाइन कर लिया और यहाँ पर 26,400 को अंडरलाइन कर लिया। फिर उसके बाद अगर मैं फर्दर आगे जाता हूँ तो उन्होंने कहा था कि प्रोविज़न निकालना है। प्रोविज़न कैसे निकालोगे? ट्रेड रिसीवेबल पे डाउट क्रिएट करना है। कितने ट्रेड रिसीवेबल्स थे आपके बेटा? अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करता हूँ तो ट्रेड रिसीवेबल्स से 6,750, कोई बैड डेप नहीं था, तो 6,750 का डायरेक्ट 8% निकाल लें। तो 6,750 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो ये आता है आपके पास 540, जिसको आप क्या कहते हैं? PFDD। 6,750 में से माइनस 6,750, तो आपके पास कितना आ गया? 6,210। ये पूरा डब्बा, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा डब्बा करंट एसेट में यानी बैलेंस शीट में करंट एसेट के सेक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा। किस नाम से हो जाएगा? करंट एसेट के सेक्शन में चला जाएगा। फिर इसके बाद PFDD चेक कर लोगे। PFDD इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो नया कितना डाउट आया था? 540 आया था। और पुराना कितना दिया हुआ है डाउट? 700 दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ था। तो 700 पुराना है और नया कितना आया है? 700 माइनस 540, तो 160 से क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। जब डिक्रीज़ होता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? डिक्रीज़ इन PFDD है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? इनकम स्टेटमेंट में इनकम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 60 मैंने इधर मेंशन कर दिया। तो सर जो एडजस्टमेंट्स बनानी थी वो मैंने बना ली। अब एडजस्टमेंट के बाद क्या करना है आपको? इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। इनकम स्टेटमेंट का एक बेसिक फॉर्मेट है रेवेन्यू लेस सेल रिटर्न लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू GP, GP प्लस अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। सब ठीक है बच्चा? सब ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपके पास हुज़ैफ़ा हसन यहाँ तक क्लियर हो गया, रोशान यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट्स अब जो कलरिंग हो गई ना, तो इसका मतलब वही फाइनल वैल्यू उठेंगी। आई थिंक आपको लास्ट सेशन में ये करवाया हुआ था टॉपिक। अब सारा गेम फॉर्मेट पे है। अब आप कुछ कॉपी मत करना, पहले फॉर्मेट देख लो। मैं लाइन से चीज़ें करता जाऊंगा, आप लोग एक बार देख लोगे तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सबसे पहले क्या बनाना है इसके अंदर?
मेरे ख्याल से इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बताता है कि यार कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ये देखिएगा, अगर जिस बच्चे को अब जो बात है सारी फॉर्मेट पे बात है, जितना फॉर्मेट याद होगा आप बना सकते हो। इनकम स्टेटमेंट शुरू होती है रेवेन्यू से। सवाल में जाओ, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? सवाल में जाओ, रेवेन्यू दिया हुआ है 78,580, और उसी के साथ देख लो, फ़ौरन देखना चाहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, तो रिटर्न इनवर्ड्स नहीं है तो डायरेक्ट रेवेन्यू को कहाँ लिख देंगे? 78,580 यहाँ लिख देंगे। अगर रिटर्न इनवर्ड्स होता तो माइनस करके लिखते। फिर इसके बाद आप क्या लिख दोगे बेटा? लेस क्या चीज़ आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ये तो एडजस्टमेंट वाली नहीं थी तो इसको एज इट इज़ छाप दोगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ है? ये रही बेटा 4690, तो आपने यहाँ तक लिख दी 4690। फिर आप क्या, सॉरी, आप यहाँ पर ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि कितनी थी? 4690। फिर क्या लिखते हैं आप लोग? ज़बरदस्त, परचेजेस। मगर बेटा अगर परचेजेस सवाल वाली नहीं लिखोगे, ये देखो ये वाली परचेजेस नहीं लिखोगे क्योंकि परचेज में एडजस्टमेंट थी, तो आप कौन सी लिखोगे? 17,790। तो जो एडजस्टमेंट वाली जो भी चीज़ें होंगी ना, मैं उसको किस कलर से लिखूंगा? रेड से लिखूंगा, ताकि वो प्रॉपरली डिस्टिंग्विश हो जाए। 17,790। फिर इसके बाद जी मेरा बच्चा, नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड्स है नहीं ना, सेल रिटर्न है ही नहीं। तो इसके बाद परचेजेस के बाद क्या आता है? परचेज रिटर्न आता है मेरे ख्याल से ये रहा 1600 का है। तो आपने यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद क्या आता है आपके पास? कैरेज इनवर्ड। मेरे ख्याल से वो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड नहीं है मेरे बच्चे, खा जाओ उस स्टेप को। फिर क्या आता है? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेटा ये आपने एडजस्ट की थी 3870 से, हो रही। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? अगेन रेड कलर से लिख लिया लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी दी हुई थी? 3680। तो इन सब को ज़रा सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल यानी 4690 प्लस 17790 माइनस 1600 माइनस 3680। तो जब इन सबको सॉल्व किया तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, जो कि कितना आया? 17,200। तो सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा? माइनस 78,580। तो ये क्या आ रहा है? 61,382। ये आपका क्या हो गया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आंखों को घुमाओ और चेक करो कि आपके पास कोई अदर इनकम है। मेरे ख्याल से सवाल में है, तो आपने क्या कर लिया? ऐड अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब हो गया कि कहाँ से और आपको इनकम मिल रही है। तो अदर इनकम में सबसे पहले तो ये हो गया डिक्रीज इन पीएफडीडी, ये रहा। तो डिक्रीज इन पीएफडीडी कितना दिया हुआ है? 160 का, यानी डिक्रीज इन पीएफडीडी जो कि कितना आया था? 160 आया था। और अदर इनकम क्या हो सकती है? डिस्काउंट रिसीव्ड है 330 रुपये का, तो ये मेंशन कर दिया आपने। डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि कितना है? 330। जी बेटा 61,380 है कहाँ पर? पीछे। 78,580 माइनस 17,200, 61,380। थैंक यू बेटा। 61,380। इसके बाद अदर इनकम में कोई चीज़ है? ये हो गया। अदर इनकम में और कोई चीज़ नज़र आ रही है? एक मिनट, ये हो गया। नहीं, और तो कोई अदर इनकम नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? इन सबको डिस्काउंट रिसीव डाल दिया बेटा। तो ये 160 प्लस 330 ये हो जाएगा 490। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, इन दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? प्लस 61,380। तो ये बन जाएगा 61,380 प्लस 490, तो 61,870। एग्री बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे? लेस एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दोगे लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब आपके पास जो खर्चे हुए हैं। तो पहला एक्सपेंस क्या होगा? मैं नॉर्मल जो एक्सपेंस है वो लिख रहा हूँ,
विदाउट एडजस्टमेंट वाले, या पहले एडजस्टमेंट वाले लिख रहा हूँ, रेड से लिख लूँगा। तो सबसे पहला एक डिस्काउंट अलावा भी छोड़ दो, इक्विपमेंट एक्सपेंस लिख लो 3400, इक्विपमेंट रनिंग एक्सपेंस कितना था 3400। फिर इसके बाद इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट हुई थी, तो इंश्योरेंस कितना था एडजस्ट होके, इंश्योरेंस था 2290। फिर इसके बाद एक इंटरेस्ट एक्सपेंस निकला था जो कि कितना आया था 500 आया था। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास लीज होल्ड की डेप्रिसिएशन आई थी 2000 से, लीज होल्ड डेप्रिसिएशन कितनी आई थी 2000 आई थी। अच्छा, इसके बाद इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आई थी 9400, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 9400। इसके बाद प्रोविज़न इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हुआ था, ख़त्म हो गया। अब आपके पास विदाउट एडजस्टमेंट वाले लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से इक्विपमेंट रिपेयर्स था 850 रुपये, इक्विपमेंट रिपेयर्स आपके पास कितना था 850 रुपये का था। इसके बाद इक्विपमेंट रिपेयर्स के बाद क्या था, जनरल एक्सपेंस 8400, जनरल एक्सपेंस कितना था 8400। जनरल एक्सपेंस के बाद क्या था, वेजेस थी, वेजेस कितनी थी आपके पास, वेजेस थी 15300। इंश्योरेंस एडजस्ट वाला था, छोड़ दो। पावर एंड वाटर 2300, पावर एंड वाटर जो है कितना हो गया 2300 हो गया। पावर एंड वाटर के बाद एडवर्टाइजिंग हो गई 5100 से, एडवर्टाइजिंग हो गई 5100 से। इसके बाद क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया जो कि कितना था, डिस्काउंट अलाउड जो था 1650 था। बाज़ार और तो मुझे कोई एक्सपेंस लग नहीं रहे, सबको अगर मैं प्लस करता हूँ तो बता सकते हैं। एक मिनट बेटा, कितना बता रहे हो 51190। इसका मतलब है आपके वालिद साहब कमाते कितने पैसे हैं, आपकी मम्मा कमाती कितने पैसे हैं 61,870। आप लोगों के खर्चा कितना है ऑफिस का 51,000। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब 61,870 माइनस 51190, 10,680 आ रहा है। सही है गलत है ये पता नहीं, जो ये आखिर में ही पता लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 10,680 वो मेरा क्या हो गया प्रॉफिट फॉर दी ईयर। आज से कुछ साल पहले चले जाओ तो ये 40 मार्क का आता था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, मगर जो अब जो ओ लेवल्स एंड IGCSE का पेपर है ना उसमें फाइनल अकाउंट्स आते हैं बट इतना फ्रिक्वेंट नहीं आते, तो एडजस्टमेंट्स कम होंगी उसके हिसाब से था। ये होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कितने स्टेप्स हैं, सेल्स लेस सेल रिटर्न एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कॉस्ट ऑफ सेल का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या आ गया, अदर इनकम का आ गया, वो हो गया। फिर आखिरी स्टेप क्या आ गया, लेस एक्सपेंसेस। तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। क्लियर, नीचे कर दे, पहले SOFE बना दूं फिर उसको वो कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रॉफिट सही आया है या गलत आया है। चलें भाई, SOFE की बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी SOFE के लिए आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। SOFE का मतलब हो गया आपके अब्बा के पास कितने एसेट हैं। एसेट दो तरह के होते हैं, एक करंट और एक नॉन करंट, दोनों को सम अप कर लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, SOFE बनाना है तो SOFE में सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, SOFE का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट होती है। स्टेटमेंट SOFE मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बैलेंस शीट यानी आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले आप क्या हेडिंग डाल दोगे, एसेट्स की हेडिंग डाल दोगे दोस्तों। एसेट्स के बाद आप 3 कॉलम बना लो, 1 ये 2 ये 3। इसको आप बोल दो कॉस्ट, इसको बोल दो AD मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको बोल दो नेट बुक वैल्यू। तो मेरे बच्चों सबसे पहले क्या आ जाता है आपके पास, नॉन करंट एसेट जो 1 साल से ज़्यादा का अरसा हम इस्तेमाल करते हैं।
तो नॉन करंट एसेट जो है आपके सवाल में ही मौजूद हैं, सिर्फ आपको अपनी आंखों से यूज़ करना है। पहला नॉन करंट एसेट क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? इक्विपमेंट है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 रुपये की थी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो कि कितनी दी हुई थी आपके पास? 50,000 की थी, लिख दिया। एक्यूमुलेटेड को रेड से लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट हुई थी, नई प्लस पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? नई 2,000 थी, पुरानी 10,000 थी, तो कितनी हो गई? 12,000 हो गई। तो 50 में से 12 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 38। हाँ 38,000। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? इक्विपमेंट लिखूंगा। इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट थी, मेरे ख्याल से इक्विपमेंट की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना वो थी 54,000, मगर ये लिखोगे गलत हो जाएगा। इक्विपमेंट एडजस्ट हुआ था, ये देखो स्टार भी बनाया था, वो 54,000 का था, 10,000 का और लिया, तो इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ 64,000 ताकि याद रहे। एक्यूमुलेटेड मतलब नई प्लस पुरानी डेप्रिसिएशन, तो 26,400। तो 64,000 में से 64,000 माइनस 26,400, तो ये आंसर कितना आ रहा है बेटा? 37,600। मैंने कहा आप लोगों के पापा के पास इतने नॉन करंट एसेट मौजूद हैं, जो कि कितना हो गया आपके पास? आपके पास बन गया 38,000 प्लस 37,600, तो ये बनता है 75,600 नॉन करंट एसेट बनते हैं। फिर आपने क्या हेडिंग डाल देनी है? ऐड करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स की अगर बात करता हूँ तो करंट एसेट्स में क्या सबसे पहले आ जाता है आपका? इन्वेंट्री आ जाता है, वो क्लोजिंग वाली थी, इस वजह से इसको क्या लिख रहा हूँ? रेड से लिख रहा हूँ। कितनी थी यहाँ देख लीजिएगा, 3870 लिख दी सेकंड कॉलम पे। फिर इसके बाद रेड कलर से ही लिख रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया? यहाँ देख सकते हैं ये पूरा डब्बा ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? 6750 लिख दिए पहले कॉलम में। उसमें क्या कर दिया? लेस पीएफडीडी। पीएफडीडी कितना आया था? मेरे ख्याल से आया था 540, तो इसमें से माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने बच गए बेटा? 6210। तो आपने 6210 रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिए। फिर इसमें अदर रिसीवेबल्स, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है एक अदर रिसीवेबल था, किस नाम से था? इंश्योरेंस के नाम से था। तो आप अदर रिसीवेबल्स नाम देना चाहो तो लिख दो ताकि याद रहेगा। इंश्योरेंस कितना था आपके पास? 1350। तो सर आप सभी रेड कलर से लिख रहे हो, हाँ एडजस्ट हुआ था। फिर इसके बाद बैंक था, बैंक 5,150 था, मगर मैंने 5,000 रुपये इक्विपमेंट में पे किए थे, तो कितना बच गया? बैंक 150 बच गया। तो इसका मतलब ये भी एडजस्ट हुआ है। तो इसका मतलब करंट एसेट्स में सारी वैल्यू जो थी एडजस्ट हुई हैं। करंट एसेट का आप टोटल करने लगोगे 3870 प्लस 6210 प्लस 1350 प्लस 150, तो इसका टोटल बनता है आपका 11,584। यानी मैंने कहा आप लोगों के पास इतने नॉन करंट एसेट्स मौजूद हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों को टोटल कर लो तो ये क्या आ जाएंगे आपके पास? टोटल एसेट्स आ जाएंगे प्लस 75,600, तो ये क्या आ रहा है? 87,184। आंसर पता नहीं सही है गलत है, ये मुझे नहीं पता। ये आपके पास नॉन करंट एसेट आ गया, ये आपके पास क्या आ गए? करंट एसेट्स आ गए। जब आप इसको सॉल्व करने लगे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? टोटल एसेट्स। यानी आपने क्या कर लिया? नॉन करंट को और करंट को टोटल कर लिया, तो आपके पास क्या आ गए? टोटल एसेट्स आ गए। एग्री बेटा? टोटल एसेट्स के बाद थोड़ा सा 5 मिनट का काम रह गया। 5 मिनट के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेना, टोटल एसेट्स के बाद आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हेडिंग डालते हो? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अगर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डाल रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूँगा? इक्विटी में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल, जो कि सवाल में ही गिवन होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल कितना है? ये रहा 50,000 का, तो आपने यहाँ पर 50,000 मैच कर दिया। सवाल में प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था? प्रॉफिट हुआ था, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया तो उससे हमारा कैपिटल क्या होगा? और बढ़ जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ था? मेरे ख्याल से हुआ था 10,680 का प्रॉफिट हुआ था, तो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद लेस ड्राइंग्स,
रेड से लिख रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग्स की वैल्यू एडजस्टमेंट हुई थी, मुझे याद है 8500 इसकी ऑफिशियल ड्राइंग्स थी जिसमें 450 की और हुई थी, तो 8950 हो गई 8950। तो जब इन सबको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 60 यानी 50,000 प्लस 10,680 सही है माइनस 8950 आपके बोल रहे हो 51,730। इसको क्या कहेंगे, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप क्या हेडिंग डालोगे, ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब हो गया जो वो कर्ज़ा जो 1 साल में पे नहीं होगा, 1 साल से ज़्यादा का टाइम में पे होगा। मेरे ख्याल से जो कर्ज़ा लिया था कितने का लिया था, 25,000 का लिया था, 2012 के लिए बना रहे हो और 25 में ये रीपे होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो कितना हो गया 6% बैंक लोन, यानी जो आपने कर्ज़ा लिया था वो कितना लिया था 6% बैंक लोन जो रीपे होगा 2015 में, जो कि कितना था 25,000, वो भी मेंशन कर दिया। इसके बाद कर्ज़े के बाद दूसरा कर्ज़ा आया, मगर वो कर्ज़ा कहलाता है आपके पास ऐड करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल रेड से लिखूँगा क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि वो एडजस्ट हुए थे। क्यों एडजस्ट हुए थे, 4,010 रुपये का ट्रेड पेबल था जिससे 5,000 रुपये का हमने इक्विपमेंट के पैसे देने थे, तो कितना हो गया 9,010। बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं इस क्वेश्चन में। अदर पेबल्स वो भी रेड कलर से लिखूँगा क्योंकि वो भी एडजस्ट हुआ था। अदर पेबल इसमें 2 होंगे मेरे ख्याल से, एक इक्विपमेंट रिपेयर 750 और एक 500 रुपये का क्या है इंटरेस्ट। एक 750 का था, एक आपके पास 500 का था। 750 इक्विपमेंट रनिंग एक्सपेंस अक्रूड जो था वो है और 500 रुपये इंटरेस्ट के नाम से था। तो 750 और 500 कितना हो गया आपके पास 1250 हो गया। तो बज़ाहिर और तो कोई चीज़ दिखने में नहीं लग रही, 9,000 प्लस 9,010 कर दिया तो ये कितना आ गया 10,260 आ गया। इसको भी येलो कलर से इसके टोटल को प्लस कर लिया। और अगर जब मैं इसको सम करता हूँ तो सम करने के बाद क्या आंसर आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल इक्विटी या कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। अगर ये आपका टोटल एसेट से मैच हो जाए तो इसका मतलब आपने सारा काम बिल्कुल परफेक्ट किया है। 10,260 प्लस 25,000 प्लस 51,730, तो कुछ गड़बड़ आ रही है। 51,730 प्लस 25,000 और प्लस 10,260, तो इसका मतलब ये बनता है 866,990। ऊपर वाला ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही, कोई ना कोई गलती की है। 194 की गलती है। अब 194 से बैलेंस क्यों नहीं हो रही, अगर ये पहली अटैम्प्ट बैलेंस नहीं होती तो आपको इसको सब ढूंढना पड़ेगा आपके पास। तो जी बेटा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखिए, इनकम स्टेटमेंट में लिखिए 3680। तो इसका मतलब मुझे मेरा एक एरर तो दर ही मिल गया। हालांकि उधर क्या लिखी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3870 और मैंने क्या लिखी है, तो इसका मतलब यहीं गलती थी, 3870 लिखना है। तो इसका मतलब मैं गया 3870 यहाँ लिख दिया 3870, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो गई 4690 प्लस 17790 माइनस 1600 और माइनस 3870, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 17,000। जब कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है 17,010 माइनस 78,580, तो ये कितना हो जाएगा 61,572। फिर उसमें क्या करूँगा 61,572 प्लस 490, तो ये भी मेरा चेंज हो जाएगा कितना 62,000 नहीं बेटा 61,572 प्लस 490, तो ये आपके पास जी बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास
62,062 ये मेरा अब क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, -51190। तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10,872। तो मैंने क्या किया, यहाँ गया, इधर जाके लिख दिया प्रॉफिट को 10,872। तो प्लस कर लो 50,000 प्लस 10,872 माइनस 8950। तो अब ये मेरा कितना हो गया क्लोजिंग कैपिटल, 51,922। 51,922। अब चेक कर लेते हैं कि अब भी बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लस 25,000 का मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है, प्लस 10,260। तो 87,182। अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा, $2 का फ़र्क है। तो इसका मतलब 87,182, $2 का फ़र्क है। अब वो $2 का फ़र्क क्यों आ रहा है, मुझे बता सकते हो अगर किसी ने आंसर्स निकाले हैं तो। क्या आ रहा है, मुझे अपना प्रॉफिट बता दो। प्रॉफिट बेटा 10870। कैसे, सर 62,060 आ रहा हूँ। कैसे बेटा, देखो 51,572। देखो 78,580 था सेल्स, माइनस 17010। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। एक मिनट रुको, 78,580 माइनस 17010। तो ये बन गया 60, सॉरी यही मिस्टेक है, थैंक यू हसन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61,570 है, उसमें प्लस 490 कर दिया, 62 ही आ रहा है। अच्छा 490 लिखा हुआ है, मैं 492 कर रहा हूँ। 61,570 प्लस 490, 62,060। तो यहाँ पर आप क्या मेंशन कर सकते हो, 62,060। और आपका फाइनल प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10870 आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया, 70, और ये हो जाएगा 920 हो जाएगा, ये हो जाएगा 920। और इनको टोटल कर लो आप, 51,920 प्लस 25,000 प्लस 10,260। तो 87। जी बेटा, टोटल एसेट्स में 3870 थी इन्वेंट्री, 3870, एक मिनट, 3870 प्लस 6210 प्लस 1350 प्लस 150। तो ये आपके पास था 580, ये आपके पास 580 हो गया। और ये कितना था जब इसको टोटल कर लिया, 87,180 हो गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कितने से बैलेंस हो गया, 87,51920 प्लस 25,000 प्लस 10,260, 87,180। तो इसका मतलब अगर दोनों साइड्स आपकी क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले वाला एरर था वो इन्वेंट्री की वजह से था। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ जो किससे मैच होना चाहिए, हमेशा टोटल एसेट से मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल